चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट यानी मुख्य बिंदुओं पर। कल आप सबका एग्ज़ाम है, कल 1 अक्टूबर है 2022। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट करिएगा सभी बच्चे, ताकि इससे ये रहता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे कल, तो वहाँ पर नोट्स अवश्य लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। और मैं आप लोगों को केवल आज इम्पोर्टेंट बातें ही बताऊँगा, आप लोगों से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके चलूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है आज, ठीक है। और जब भी जब पेपर देने जाना, तो आप कम से कम मान के चलिए 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाना अपने सेंटर पे। दूर है तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए, है ना। सेक्शन में ही लिखा है, वो तो पहुंच नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको पहुंचना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छी बात है आप सबके लिए। और नहीं तो वरना प्रेशर रहता है माइंड पे, तो खुले माइंड से रहना। हाँ, ओपन माइंडेड बनाए रखना आप सभी लोग। और कोई भी प्रश्न आप सबके लिए टफ नहीं होगा। कोई प्रश्न आप सबके लिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि टफ प्रश्न आ गया, ये आ गया। अगर आप प्रश्नों के 2 से 3 बार पढ़ें तो प्रश्न समझ में आते हैं। बेसिकली जो पढ़ा होता है वही प्रश्न आता है ना। एक आध प्रश्न अपवाद होते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस से आ जाते हैं। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चन का, तो आप लोग सोचते हो कि क्वेश्चन टफ आए हैं। हाँ, पैटर्न चेंज पर लगता है कुछ अटपटा सा, लेकिन आपने 2021 का जो प्रश्न पत्र था मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ, 2 बार मैंने शायद सॉल्व करवाया है और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस टाइप का है। ज़्यादातर आजकल कूट पूछे जाते हैं। अगर आप यूजीसी का पेपर 2004 से लेकर 2021 तक का उठाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रेंड चलता है, पैटर्न चलता है। एनालाइज करिएगा, एक बार ऑब्जर्व करिएगा, एक बार इजी एक बार टफ, एक बार इजी एक बार टफ। तो लास्ट टाइम में अगर हम बात करें तो टफ पेपर था, बहुत बच्चों से हमने इस पर जो है एक प्रकार से सर्वे या इवेल्युएशन किया था, तो उसमें बच्चों के द्वारा बताए गए थे कि बहुत टफ पेपर था। कारण ये था कि पैटर्न चेंज था, बाकी कुछ नहीं। इस बार मान के लिए पेपर आप सबका ईजी आएगा, बहुत ही ईजी रहेगा। पैटर्न आप जानते ही हैं, प्रश्न का सारा चीज़ कूट है, जहाँ आप प्राथमिकता देने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक शब्दों में। कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, बता भी चुका हूँ। अवसर मिले तो आप सभी लोग उसको सही बनाइएगा, कि ये टिक आप सही लगा दीजिएगा। और अगर आपको सहभागिता मिले तो भी आप इसे सही लगाइएगा। पहले ये प्रश्न आता था कि अगर आपने ए दिया हो ऑप्शन में, और लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है केवल ए हो, और केवल बी हो, और केवल बी सी हो, लास्ट में ऑल ऑफ द अबव होता था, यानी सभी होता था ऑप्शन नंबर डी। तो पहले ये ट्रेंड चल रहा था कि अगर कुछ नहीं भैया तो ऑप्शन नंबर डी ही सही रहेगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रश्न का आधार पे अगर आप ऑप्शन को देखते हैं पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप उसको लगा दीजिएगा ऑल ऑफ द अबव करके। अगर आपको लगे कि जैसे कि 2 चीज़ें हैं, आपका ऑल ऑफ द अबव पूछ रहा है और तीसरी बात आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप तीनों को, क्योंकि 2 चीज़ें तो आप ऑटोमेटिक जान रहे हैं, तीसरी आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर लगा दीजिएगा बेहिचक, ठीक है ना। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तीसरी की तरफ कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले आप सभी लोग सोशल वर्क का पेपर करिएगा, ध्यान रखिएगा 51 से स्टार्ट होगा, आप लोग डायरेक्ट वहीं पे चले जाइएगा, आप इजीली पहुंच जाएंगे जैसे आपके टाइमिंग स्टार्ट होगी। और उसके बाद आप डायरेक्ट 51 क्वेश्चन खोलिएगा, सोशल वर्क करना ही शुरू करिएगा, क्योंकि यही आपका नंबर जो है गेन करेगा सोशल वर्क का। फिर उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो है, आपका रिसर्च वगैरह है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, फर्स्ट पेपर यानी, तब जाके आप सभी लोग जो है फर्स्ट पेपर करिएगा। जिस क्वेश्चन पे करते हैं वो ग्रीन लाइट हो मतलब एक प्रकार से ग्रीन हो जाता है, आप लोग को मालूम होगा भली भांति तरीके से। और एक बार आप लास्ट में एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा रह गया है। अगर जो प्रश्न नहीं आपको आता है तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, उसको टिक मत करिएगा, उसको लास्ट में करिएगा टिक, तुरंत मत करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा आप पढ़ने में, ठीक है। डायरेक्ट आप तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता, 10 तक नहीं आता तो 10 तक के क्वेश्चन स्किप करिए, 15 तक नहीं आता तो 15 तक स्किप करिए, 20 तक नहीं आता तो 20 तक के क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। निश्चिंत रहें कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेपर सही नहीं जा रहा, पेपर आपका सही जा रहा है। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पेपर जा रहा है, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि जो आपको आता है आप उसी को सही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 15-20 तक आप स्किप नहीं आता है तो कंटिन्यू चले जाइए जी।
जी बताएं। जी ओके ओके ओके, मैसेज आ रहा है। मैं हाँ पूजा बता। देखिए मन में आपको ये सारी चीज़ें लानी नहीं है मैडम, ठीक है पूजा। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप पॉजिटिव होकर सोचिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए। एक दो प्रश्न गलत होने से कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्या दिक्कत आ रही है मन में कोई। आप पहली बात तो निगेटिव चीज़ लाना ही नहीं है, निगेटिव थॉट तो लाना ही नहीं है। आप सब पढ़े हैं, और ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ कि आप सारे पढ़े हैं, बशर्ते आपने उस पॉइंट को नहीं पढ़ा है, उस चीज़ को नहीं देखा है जो चीज़ पेपर में आ गया है आपके सामने, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं ज़्यादातर, और उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन पर ही अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं दूसरे टाइप के, है ना। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बने होते हैं। आप निश्चिंत रहें सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी उसमें। अब बात रही दो ऑप्शन कंफ्यूज होने का, तो आप वहीं पर जो कंफ्यूजन आपके अंदर आ रही है ना दो ऑप्शनों को लेकर, कोई बात नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है कि इसमें अवसर आ गया, सहभागिता आ गया, लग रहा है कि समाज के दृष्टिकोण से कि लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहा है, सार्वभौमिकता वाली बात कर रहा है, तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बेसिकली सोशल वर्क में सार्वभौमिकता के बारे में ही बात होती है, सहभागिता के बारे में ही बात होती है, लोगों को समाज की मुख्य धारा के जोड़ने की ही बात होती है। यही एक्टिविटी चलती रहती है वहाँ पर, ठीक है। हतोत्साहित का मतलब कम होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और वह ऑप्शन हमेशा गलत होता है, हतोत्साहित वाला, उसको आप लोग निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अभी बीच में फिर बात करेंगे, अभी हम लोग और भी चीज़ों पर इस पर चर्चा करेंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, नेहा ने पूछा था कि बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धि के सिद्धांत से, बड़ी कंफ्यूज हो रही थी वो, तो मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि सभी बच्चों को रिकॉल हो जाए। केवल इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करूँगा बस आप लोगों से। तो पहले तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरा, कि जो बुद्धि का पहला परीक्षण था वो अल्फ्रेड बिनेट का द्वारा दिया गया था 1905 में। ये प्रश्न आप लोगों को बनाए जा सकते हैं और बनाए भी जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। एक मिनट मैं दूसरी स्लाइड लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं लिख कर बता सकूँ, ताकि मैं लिख कर आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए, एक अल्फ्रेड बिनेट हैं जिनका नाम बीने भी कहा जाता है, तो इसलिए मैं आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1905 में इन्होंने बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। इनके परीक्षण का नाम था बिने साइमन, मतलब स्केल का नाम था बिने साइमन। 1905 में पहली बात याद रखिएगा, एक वयस्क पर किया, ये बच्चों पर था, ये किस पे था, बच्चों पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है कितने उम्र के बच्चों के लिए ये किया गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो उन बच्चों की बात की गई है जहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक मंद बुद्धि बच्चों के लिए बताया, एक कुशाग्र बुद्धि के बच्चों के लिए बताया, एक औसत वाले बुद्धि के लेकर बताया था इसने, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंट, अगर क्वोशंट की बात अगर हम लोग करते हैं, IQ वाला जो शब्द है, ये इसी बीनेट के द्वारा ही दिया गया था। एक वयस्क पर पहला परीक्षण हुआ था। वयस्क तो आप समझ ही गए होंगे, जो एडल्ट की बात करता है एक प्रकार से, और ये वेस्लर का था एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और वह था 1908 में। आपने जैसे IQ के बारे में अभी देखा कि इंटेलिजेंट क्वोशंट था, और एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, एक DQ आता है जिसको डेवलपमेंट क्वोशंट बोला जाता है, यानी विकास के बारे में बात करता है, और ये भी वेस्लर का ही नाम आता है इसमें। इंटेलिजेंट क्वोशंट का जो सूत्र था, बेसिकली शुरुआत के दौरान में IQ = MA/CA आया था, और ये सूत्र बीनेट के द्वारा दिया गया था। हालांकि बाद में ये परिवर्तन हुआ, ये आया था, आपका जो सूत्र आया था सन 1916 में आया था, 1916 में आया था, सॉरी 1916 में आपका ये परिवर्तन हुआ, नया सूत्र बना 1916 में, 1916 में ये नया नाम आया। ये IQ = MA/CA था, बटे इंटू में 100 था, ये सूत्र आया था 1916 में दौरान में। नया सूत्र था, टर्मन के द्वारा ये दिया गया था सूत्र। किसके द्वारा दिया गया था ये सूत्र? टर्मन के द्वारा सूत्र दिया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्मन द्वारा दिया गया था। ब्लेमिस्टन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लेमिस्टन ने क्वोशंट शब्द को दिया था, क्वोशंट शब्द जो है ब्लेमिस्टन के द्वारा दिया गया था। ये 3 विद्यमान है, स्टर्न,
एक है बेसलर, एक है अल्फ्रेड बिनेट और एक है टर्मन। तो इनके बारे में थोड़ा सा बस जाने रहिए। एक आध प्रश्न आते हैं आईक्यू से, ठीक है, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। सूत्र निकालने का तरीका होता है, आप जब कभी प्रश्न पूछ ले या दे दे कि मानसिक आयु 10 है, ठीक है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, और फिर आप निकालिए बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। फिर यही फार्मूले को आप प्रयोग में लाना, जो फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मानसिक आयु को मेंटल एज बोलते हैं और वास्तविक आयु को क्रोनिकल एज कहते हैं, CA बोलते हैं, इंटू 100 करके आप यहाँ से निकालना। अगर MA नहीं दिया है तो MA की जगह यक्स मान लेना, ठीक है। और अगर क्रोनिकल एज दिया है 12 वर्ष तो आप इस तरीके से डिवाइड करके, भाग करके, पक्षांतर करके आप इसको लगा दीजिएगा। यदि आपके पास मानसिक आयु दिया है 10 वर्ष और क्रोनिकल एज नहीं दिया तो यक्स मान लेना और 100 करके आप इसको पक्षांतर करना शुरू कर देना, ठीक है। तो आपको आ जाएगा ये सवाल। इस तरीके से आप इसको जो है सवाल लगाने की कोशिश करिएगा। एक आध सवाल इस तरीके के बन जाते हैं। सर MA/C वाला स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था शुरुआत में, हाँ, विलियम स्टर्न ने, हाँ, 1972 में दिया था। विलियम स्टर्न 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा गया था एक नया सूत्र के रूप में, 1912 में दिया था, 72 में नहीं। 72 में सर्वप्रथम मेंटल का जो शब्द है, मेंटल शब्द, मेंटल एज वाला जो शब्द है, ये सन 1972 में प्रयोग में लाया था सबसे पहला स्टर्न, 1972 में स्टर्न ने, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा, आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं तो थ्योरीज कुछ होती हैं बुद्धि के, हालांकि 3 टाइप हैं, 3 प्रकार आप जानते होंगे। एक मूर्त बुद्धि होती है और एक अमूर्त होती है, एक सामाजिक होती है। ये तीनों बुद्धि को बताने वाला कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था थॉर्नडाइक और गैरेट। 2 नाम आते हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को बता दूंगा, थॉर्नडाइक और गैरेट का नाम पूछा गया। ये 2 ही लोगों का नाम आता है। 3 टाइप की बुद्धि बताई गई है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांतों में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एक कारक का सिद्धांत है, एक सत्तात्मक सिद्धांत है, अराजकता का सिद्धांत है ना, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, ये सारी बात आती है। तो आपको बता दूं यहाँ पे टर्मन का नाम आता है एक कारक का सिद्धांत में, एक टर्मन का नाम आता है, और टर्मन के बाद अगर हम बात करें स्टर्न का नाम आता है और बीने का नाम आता है। 3 विद्वान के नाम आते हैं। बुद्धि परीक्षण किसने किया तो बीने ने किया। सूत्र किसने आईक्यू को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले, स्टर्न ने दिया था। वर्गीकरण किसने किया तो टर्मन ने किया है, ठीक है, टर्मन ने किया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 3 जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कारक के सिद्धांत में ये प्रस्तुत हुए थे। फिर उसके बाद एक द्विकारक सिद्धांत आता है बुद्धि का। द्विकारक की बात अगर हम करते हैं द्विकारक के सिद्धांत में तो नहीं, स्पीयरमैन आता है, हाँ, चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम आता है। इसमें इन्होंने 2 कारक बताए थे, एक बताया था G कारक होता है और एक बताया था S कारक होता है। G कारक का मतलब ये बताया था इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य से अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है, इसलिए वो G कारक होता है। और एक से अधिक जो हो सकता है वो समाधान के तरीके बताने वाली प्रक्रिया या एक ही जैसा ना होना, ये इस तरीके की प्रक्रिया आपको S फैक्टर के अंतर्गत देखने को मिला, यानी जिसको हम बोलते हैं S कारक, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुशलता में जो विशिष्टता अर्जित करने को बताता है तो वो विशेष ही बताएगा आपका, ना कि समान बताएगा। और मानसिक कार्यों में प्रयोग करने वाला जो यूज़ होता है वो जनरल होता है, एक प्रकार का जी, जिसको हम सामान्य मानसिक योग्यता बोलते हैं। इसी सामान्य मानसिक योग्यता को एक और हिंदी यूज करता है UGC नेट, उसका नाम है शक्ति यूज करता है, सामान्य को शक्ति बोलता है UGC। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ एक और थर्ड आता है, तीसरा, ये 2 हो गए आप लोगों का। एक होता है तीसरा, इसको बेसिकली बोला जाता है त्रिखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिखंड, सामूहिक खंडों की बात करना, तत्वों की बात करना। तो ये आप बोल सकते हो कि सामूहिक खंड या तत्व भी इसे आप नाम दे सकते हो। तो त्रिखंड कह लीजिए या त्रिकारक कह लीजिए या सामूहिक खंड कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये भी स्पीयरमैन का ही है, इसमें भी इन्होंने GS का ही प्रयोग किया। G मतलब जनरल, S का मतलब था उसने स्पेसिफिक। तो इन्होंने कहा कि अगर सामान्य और विशिष्ट दोनों मिल जाएं तो एक समूह योग्यता कारक बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे G बना दिया है ना,
और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यस बना दिया, और दोनों को फिर मिला के यहाँ पर मैंने जी यस कर दिया, तो यहाँ पे एक तत्व समूह का क्या बन गया, एक समूह की योग्यता का कारक बन गया। मतलब जी और यस तत्वों के साथ एक सामूहिक खंड और जोड़ दिया। तो यानी बुद्धि की जो तत्वों की आवश्यकता होती है, तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि और भाषा को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, तो ये चीज़ें सामूहिक कारक में आ गई, ये समूह बन गया। बाय द वे आप इस तरीके का भी बना सकते हैं, है ना। ये वाली जो प्रक्रिया, ये जी है, ये एस है, ये जो बीच में थोड़ा सा बन रहा है, ये समूह की प्रक्रिया बन गई, है ना। तो यही चीज़ जो आपकी बन रही है, ये त्रिखंड बता रहा है, इसको क्या बता रहा है, ये त्रिखंड। तो इस तरीके का चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, 2 भी वही किया था, तीसरा भी उसी ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर आता है हमारे पास, चौथे नंबर का, बहुकारक का सिद्धांत होता है। अच्छा, जो तीसरे वाला था उसकी अगर आलोचना कोई किया था तो उसने थॉर्नडाइक ने किया था। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना प्रेशर मत डालिए माइंड पर, परंतु अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको याद रखिएगा कि आलोचना किसने किया है। तो वो आलोचना किया है थॉर्नडाइक ने, तीसरे कारक का, स्पीयरमैन का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पर। चौथा हमारे था बहुकारक था। बहुकारक में अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक का नाम आता है, बिल्कुल सही जवाब, थॉर्नडाइक का आता है। और थॉर्नडाइक ने इसी को बहुतत्व बोला। इसी को एग्जाम में कई बार आया है बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत किसके कहते हैं, अगर हम बात करें परमाणुवादी, परमाणुवादी और बालू, ये परमाणुवादी और बालू का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक का ही है। ये कई तत्वों का समूह होता है, मतलब इंटेलिजेंसी कई होती हैं यहाँ पे, ये भी इंटेलिजेंसी, ये भी सारी इंटेलिजेंसी हैं ये। और इन्हीं के बाद अगर आप देखें तो एक समस्याएं आती हैं हमारे सामने इधर, और समस्याओं को अगर समाधान करना है तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई या तो उद्दीपक होगा या तो अनुक्रिया होगा, तो यानी एक से अधिक बुद्धि होना बताता है ये थॉर्नडाइक वाला। तो बहुकारक का सिद्धांत एल थॉर्नडाइक का नाम आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 4 हो गए। 5वां अगर हम बात करें आप लोगों से तो ग्रुप एक होता है, समूह तत्व होता है। देखिए जो तीसरा आपका था वो अगर हम बात करें, तीसरा जो आपको रिप्रेजेंट किया गया था वो भी सामूहिक से था, लेकिन वो सामूहिक खंड को लेकर बात करता था, ना कि सामूहिक कारक की बात करना, या आप कह लो कि समूह तत्व की बात करना, कारक की बात कर रहा था। तो यहाँ जो ये समूह तत्व का सिद्धांत है लूसी थर्स्टन का है, और लूसी थर्स्टन ने PMAT बोल दिया इसको। समूह तत्व का जो सिद्धांत है इसको क्या नाम दे दिया, PMAT बोल दिया। PMAT को बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो ये लूसी थर्स्टन ने दिया था, और इसने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की योग्यता पाई जाती है। कितने प्रकार की योग्यता पाई जाती है बताइए? 7 प्रकार की पाई जाती है। 7 प्रकार की योग्यता पाई जाती है। एक आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, डीप में थोड़ा सा जा रहा हूँ मैं एक एक थ्योरी को लेकर। एक गणितीय योग्यता होती है जिसको न्यूमेरिकल बोला जाता है, एक शाब्दिक होता है जिसको वर्बल कहा जाता है, सब प्रवाह होता है वर्ड, स्मृति होती है मेमोरी, तार्किक होता है एक, और एक देशिक होता है। देशिक को ही स्थानिक भी बोला जाता है, देशिक को स्थानिक भी बोला जाता है। ये दृश्य और प्रतिरूप के निर्माण का कौशल होता है देशिक, और एक होता है प्रत्यक्षात्मक अवलोकन। तो ये 7 टाइप अगर जहाँ है तो वो एक प्रकार की बुद्धि है, मतलब ये 7 टाइप की योग्यताएं पाई जाती है जी। निगमनात्मक आगमनात्मक भी है ना, निगमनात्मक आगमनात्मक की शब्द प्रवाह, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान, निगमनात्मक, आगमनात्मक, शाब्दिक, अंकित, देशीय, वही बता रहे ना? नहीं, ये नहीं है। ये देखो आगमनात्मक और निगमनात्मक अगर आप बात कर रहे हैं तो ये शिक्षण विधियां वगैरह हम यूज करते हैं, टेक्निक वगैरह हम यूज करते हैं। मैं कारक की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति के अंदर बुद्धि की बात करेंगे तो उसके अंदर 7 टाइप की बुद्धि पाई जाएगी। उन्होंने ये बात कहा था, आगमनात्मक निगमनात्मक की बात नहीं कही थी। नंबर 6 की बात करें तो एक आता है त्रिआयामी का सिद्धांत था। त्रिआयामी सिद्धांत कह लीजिए या सम्मिलित का सिद्धांत कह लीजिए, गिलफोर्ड का सिद्धांत कह लीजिए, तो ये GP गिलफोर्ड के द्वारा जाएगा कि सभी बुद्धि का जो सिद्धांत को शामिल कर दिया वो त्रिआयामी में। एक था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, UGC नेट के एग्जाम का प्रश्न है ये, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हवार्ड गार्डनर का नाम आता है, आप लोगों को मालूम होगा, गार्डनर का नाम आता है ना, क्लियर है? हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी एक बार UGC में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों से आ चुका है जी। सरल बुद्धि भी पूछते ना,
अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक आठ आया, त्रिखंड का त्रितंत्र का सिद्धांत आया। त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो बेसिकली स्टर्नबर्ग का है। हाँ, स्टर्नबर्ग का है। अभी आपने जो सर बताया है फ्लूइड, जिसको आपने कहा कि तरल और ठोस, आपने बोला 9वें नंबर में 9वां सिद्धांत बता देता हूँ। तरल और जो है तरल एंड बात करें तो हम ठोस, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड, है ना। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड जो थ्योरी है, ये थ्योरी आरबी कैटल का है, आप याद रखिएगा। ये भी यूजीसी में पूछा गया। अच्छा, तरल को बोला जाता है वांशानुक्रम, तरल को क्या बोला गया? वांशानुक्रम बोला गया, ठीक है। और जो ठोस था उसको वातावरण बोला गया, ठोस को क्या बोला गया? वातावरण बोला गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैटल का है, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। कैटल और हॉर्न का जो सिद्धांत आता है ये यहीं से पूछा जाता है। हॉर्न का कैटल के बार एग्जाम में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, है ना। तो एक जनरल फैक्टर होता है और एक अगर हम बात करें तो एक आपका वो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंटल होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक आपका तरल होगा, एक ठोस होगा, ठीक है। जॉन बी कैरोल का नाम आता है। एक सामान्य स्तर पर बात करते हैं, विस्तृत स्तर पर बात करते हैं, संकीर्ण स्तर पर बात करते हैं। जहाँ तर्क, चिंतन, समस्या का समाधान निकालने का जन्मजात योग्यता पाई जाती है उसको तरल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। आयु के अनुसार उछलती है तरल। तो तरल जॉन बी कैरोल 3 स्तर बताए थे जॉन बी कैरोल ने, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर, संकीर्ण स्तर। तो ये बताया था इन्होंने, ठीक है। तो ये बुद्धि की बेसिकली बुद्धि के बारे में था, ये कुछ जानकारियाँ जो अभी आपको शायद डाउट हो रहा था। मैंने यहाँ पे 9 सिद्धांत आपको बता दिए हैं, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है बाहर से। आगे हम बात कर लेते हैं। और अभी किसी बच्चे ने मेरे से कहा था कि मापन के स्तर में शायद किसी को डाउट हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा कर लें, है ना। मापन के बारे में थोड़ा सा, 1 मिनट कोई जगह मिल जाए अच्छे से। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मापन का जो स्तर है आपने नाम सुना ही होगा, भलीभांति तरीके से जानते हैं, एस स्टीवेंस का नाम आता है। और ये सन 1946 में जब कभी आप लोगों से क्रम वगैरह पूछता है स्तर के मापन को लेकर, तो मापन की यथार्थता के आधार पे 4 स्तर बताए गए। एक का नाम रखा गया क्रमिक, जिसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनल लेवल भी बोल सकते हो। दूसरे का नाम रखा गया यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉरी क्रमिक दूसरे नंबर का है, पहले नंबर पे नामित होगा। पहले नंबर पे क्या होता है? नामित होगा, हाँ नामित, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल लेवल बोलते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो क्रमित होता है, जिसको ऑर्डिनल बोलते हैं। इसको नॉमिनी कर लो, इसको आप जो है ऑर्डिनल कर लो। उसके बाद आपका एक आता है तीसरे नंबर पर, वो आपका आंतरित होता है। आंतरित का मतलब होता है इंटरवल, मतलब आप अंतराल कह सकते हो, ऐसे ना तो आप इस तरीके से बोल सकते हो अंतराल, ठीक है। और जो चौथा होता है वो आपका अनुपात होता है। तो कभी कभी क्रम पूछ लेता है, यानी रेशियो, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैसे कैसे इसको बैठाए जाते हैं स्केल के माध्यम से। अब इन 4 स्तरों के पैमाने पर अगर हम बात करें तो उनके गुणों और योग्यता के बारे में, तो वहाँ पे 4 स्तर का जो लेवल बताया गया वो किस टाइप से कहा गया कि नामित में भाई साहब या सबसे कम परिमार्जित का स्तर माना गया नामित को, और इसमें गुण और विशेषता के नाम पर आधारित था। ये मतलब नाम पर ही गुण और उसकी विशेषता के आधार पर हम लोग उसको देख लेते थे। तो यानी एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि यह ऐसा वर्ग था जहाँ पे गुण के विभिन्न प्रकारों को एक एक नाम, शब्द, अक्षर, अंक या कोई अन्य संकेत प्रदान किया जाता था, है ना। तो ऐसे में अगर आप कहें रूरल क्षेत्र से फिर शहरी क्षेत्र में बांटना, और फिर उसके अंतर्गत छात्रों की कला में देखना, फिर विज्ञान में देखना, फिर वाणिज्य में देखना, इंजीनियरिंग में देखना, इस तरीके की बात हो रही। अलग अलग आप डिफाइन कर रहे हैं, फलों का नाम अलग कर रहे हैं, उसके नाम अलग कर रहे हैं, वर्गीकरण के आधार मतलब फल अलग है, सब्जी अलग है ना। या ए अल्फ़ाबेट का नाम अलग कर रहे हैं, बी अल्फ़ाबेट का नाम अलग कर रहे हैं से, तो ये एक प्रकार से ये नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आपको ये चीज़ क्या करें आप, ज्वाइनिंग का मैसेज आ रहा है। ओके, नहीं कोई ज्वाइन नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि बात यह आता है कि ये कौन सा मैट्रिक है, कौन सा नॉन मैट्रिक है ना। शायद यही सवाल था उनका
मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप इस तरीके से समझे कि नामित जो है आपका ये गुणात्मक है, ये गुणात्मक मापन है। यहाँ हम वर्गों की रचना करते हैं, वर्गों का वर्गीकृत करते हैं, एक प्रकार से मापन की जो प्रक्रिया होती है यह एक प्रकार सा वर्ग की विशेषता को बताते हुए व्यक्ति और वस्तु के वर्ग के नाम को, संकेत को, प्रतीक को आवंटित करता है, एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। यह केवल प्रत्येक समूह के व्यक्ति की गिनती की जाती है। इसमें नामित स्तर में किए जाने जो मापन की गुण विशेषता होगी उसके आधार पर वर्गों की, समूहों की रचना होगी, तो ये गुणात्मक है। अब आपसे ये एग्जाम में हालांकि कोई इसमें तथ्य ही नहीं है कि आप वेरिएबल्स के आधार पर पूछे कि मैट्रिक वाला कौन सा नॉन मैट्रिक वाला है प्रक्रिया आती है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हाँ गुणात्मक और मात्रात्मक वाली प्रक्रिया को आप जरूर ध्यान रखें। ये आपका प्रश्न हो सकता है बना ले कि कौन इसके अंदर कौन सा गुणात्मक है, कौन सा मात्रात्मक है। पूछा गया था तभी पूछ रहे हैं। अच्छा, पूछा गया था मैट्रिक और नॉन मैट्रिक में, सर तो अगर पूछा गया है तो आप पहला और तीसरा, यहाँ पर पहला और तीसरा को मैट्रिक कर लीजिए मापन का स्तर, दूसरे और चौथे को नॉन मैट्रिक कर लीजिए, ठीक है। सर ये इंटरवल और जो रेशियो है वो हाँ। पैरामीट्रिक है, मापने योग्य, और जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ना वो नहीं है नहीं, मापन हम कर सकते हैं। देखो, जब हमने कहा कि गुणात्मक मापन है तो गुणात्मक को आप कहो कि भैया गुणात्मक को हम मान सकते हैं, क्वांटिटी को, तो उसमें गुणात्मक है तो गुणों के आधार पर माप रहे हैं, ठीक है। वो अब दूसरा अगर हम बात करें कि ऑर्डिनल के बारे में, ऑर्डिनल ये गुण की मात्रा के आकार पर आधारित तो है, लेकिन व्यक्ति और वस्तुओं के गुणों के मात्रा के आधार पर ऐसे वर्गों में विभक्त होगा जहाँ पे शब्द, अक्षर, प्रतीक, अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से, वास्तविक रूप से बात कर रहे हैं वो भी आपकी प्रक्रिया बन जाती है गुणात्मक वाली। तो गुणात्मक आपका पहला भी है और दूसरा भी है। अब बात करें गुण की मात्रा और परिणाम की बात, तो गुण और परिणाम दोनों जब कहाँ मापित होंगे वो आपका इंटरवल में होंगे। गुण और परिणाम दोनों, केवल दोनों में पहला दूसरा में गुण होगा, और अंतराल में गुण और प्लस मात्रा, ये सॉरी या परिणाम ये दोनों आपके इसमें परिमार्जित होंगे। परिणाम का मतलब होगा एक प्रकार से क्वांटिटिव, हाँ क्वांटिटिव ये हो जाएगा। और चौथा वाला जो बनेगा, बेसिकली एक शब्द याद आता है इसमें, वास्तविक शून्य कहा जाता है। परम शून्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये चौथे में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ आपको इस प्रकार का मापन किया जाता है जहाँ सभी गुणों के साथ साथ, सभी गुण के साथ साथ परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो और ट्रू जीरो की संकल्पना इसमें निहित होगी, तो गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। तो भार, लंबाई, दूरी, ठीक है, IQ, ठीक है, दो व्यक्ति के IQ, दो व्यक्तियों के अंक, भार, दूरी, ठीक है, इन सब की कल्पना इसमें की जा सकती है। अनुपातिक मापन परिणामों के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया शामिल करता है, जोड़ने वाली प्रक्रिया को शामिल करता है, ठीक है। तो दोनों आप नोट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो क्रमिक है, जो अनुपात है, वह आपका नॉन मैट्रिक है। अंतराल और नामित ये फैक्ट के रूप में है, ये आप मैट्रिक में याद रखिएगा। गुणात्मक पहला दूसरा रखिएगा, परिमाणात्मक की बात करेंगे तो तीसरा और चौथा याद रखिएगा, ठीक है भाई, स्पष्ट हुआ? चलो बहुत बढ़िया है। तो ये एक 4 भागों में डिवाइड किया गया मापन को, मापन के बारे में आपको यहाँ पर मैंने स्केल जो इसके बारे में, नामित स्केल है, और नामित स्केल में आपको अगर हम बात करें, मनुष्य उनके वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, शैक्षिक के आधार पर, पेड़ फल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके आधार पर क्रमिक में आपको मालूम है क्रम के अकॉर्डिंग नाम चलता है, लंबाई के आधार पर बौना है, फिर सामान्य, फिर लंबा है, इस तरीके के आधार पे हम चलाते हैं। पहले आपने स्नातक किया, फिर स्नातकोत्तर किया, फिर आपने प्राथमिक शिक्षा किया पहले शुरुआत में, फिर माध्यमिक, फिर उच्च, फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर आया। तो ये क्रमिक चल रहा है, क्रम चल रहा है। अंतराल में मापन करें तो एक रेशियो बनता है 2, 4, 6, 8, 10 का, 5, 10, 15, 20, 50, ये मैंने बताया था आपको। हालांकि इसमें भी शुरुआत में जीरो आता है, उस जीरो को भी यथांश शून्य भी बोला जाता है,
इसी को भी, इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो विषम में शून्य रखते हैं वो प्राप्तांक में आते हैं, वो प्राप्तांक में आते हैं, वो प्राप्तांक में आते हैं, ठीक है। फिर एक अनुपातिक होता है, इसमें आपको मालूम है एक वास्तविक शून्य होता है, एक परम शून्य होता है, ये तो आप जानते ही भली भांति तरीके से। तो आप इसमें बटा वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/2, 6/7, यह एक प्रकार का रेशियो बना सकते हैं, है ना। ये एक प्रकार का रेशियो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो 4 मापन देखे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सर ऑर्डिनल में दशमलव आते हैं क्या? नहीं, ऑर्डिनल में दशमलव वगैरह नहीं आएंगे, दशमलव वगैरह लास्ट में आता है, ठीक है। अनुपातिक वाले जो रेशियो बन जाएगी उसमें दशमलव आप ला सकते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ को किलोग्राम में कहेंगे तो आप ये किलो कर सकते हैं कि 80.500 kg, तो आप 80 किलो, 80 किलो इसको बोल सकते हो, है ना, 80। इस तरीके से आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक भाई। तो ये थे स्टीवेंस के सन 1946 में ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट एक किताब लिखा था। उसी किताब में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये 4 टाइप के बारे में बताया था। स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस 1946, ठीक है। क्लियर हो गया ना? जी सर। चलो बढ़िया है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और कोई बच्चे के साथ डाउट था? बस दो ही डाउट थे। एक ट्रेड यूनियन अच्छा। सोशल वर्क में देखिए, सोशल वर्क, ट्रेड यूनियन कुछ हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो ट्रेड यूनियन कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों को बनाया जा सकता है ट्रेड यूनियन से। मैंने आप लोगों को शायद इसके बारे में बताया भी था, कुछ ट्रेड यूनियन पाए जाते हैं अपने देश में, जो है सोशल वर्क में नेशनल लेवल पर भी पाए जाते हैं, इंडिया के लेवल पर भी पाए जाते हैं। मैंने शायद लिखवाया भी था, आप लोगों को अगर याद होगा तो। हाँ, बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा उनके कौन? नाम भी है, पार्टियां भी हैं। कौन कौन सा एक कोई बताइए ज़रा मुझे सोशल वर्क यूनियन का। एटक है, एआई, जी C2 है, हाँ बहुत से है ना, एटक, इंटक, C2, हाँ। डीएम, भारतीय मजदूर सभा, और महिलाओं का है। बिल्कुल। तो ये जो यूनियन थे ये बेसिकली भारतीय ट्रेड यूनियन जो बनाए गए, ये एक प्रकार से केंद्रीय श्रम मंत्री के, है ना, द्वारा जो है ये चीज़ें बनाई गई। एक प्रकार से यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के माध्यम से ये सारे जो है ट्रेड बनाए गए, श्रमिक संघों के लिए बनाए गए थे, है ना, ट्रेड यूनियन वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम C2 की बात पहले कर लेते हैं। C2 क्या है? CITU क्या है? C2 CITU, C2, C2 का पूरा नाम बताइए एक बार मुझे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ओके, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, वेरी गुड। इसकी स्थापना सन 1970 में हुई थी, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, 1970 में हुई थी। अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ये होता क्या है, किससे संबंधित है सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। वो नहीं आता सर कि किससे संबंधित, बस इतना आता कि इसकी पार्टी कौन सी है, इसका ईयर कौन सा है, या फिर किन किन के नाम है। बस 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी रखना तो ये मजदूरों के संबंध में है ना, श्रमिक संघ के संबंध में है, जहाँ पे रोज़गार को लेकर बात की गई है, जॉब को लेकर बात की गई, कितने टाइम आप जॉब करेंगे, उसमें क्या क्या आपको जो है वहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी, इसके बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। एक अभी आप लोगों ने एक और मुझे बताया है, उसका क्या नाम था? एटक, एटक, AITU, AITUC, ठीक है। हाँ, एटक ये सबसे पुराना। हाँ, एटक एक ट्रेड यूनियन है, एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये। तो ये 31 अक्टूबर एटक को 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, ठीक है। जी सर। हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, एटक को भी, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम आता है ना।
आपने एक नाम और सुना होगा, INTU, IN TUC IN एक मिनट, INTUC, ठीक है ना, यही ना INTUC, हाँ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ जी। हाँ और ये इसकी स्थापना सन स्टीफन के द्वारा किया गया 3 मई 1947 को। सर किसके द्वारा? जो है स्टेफन, CM स्टेफन, CM स्टेफन, है ना, ठीक है। सर संख्या बताएं। जैविक क्या है नाम सर? आता है? इसका ईयर है 3 मई 1947, 1947। क्या कह रही हो? जेबी कृपलानी का नाम आता है क्या? इसमें नहीं, जेबी कृपलानी का नाम नहीं आएगा। CM स्टेफन इसके फाउंडर हैं, इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। तो ये जो वर्कर्स और एम्प्लॉय होते हैं, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे के सारे, है ना, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना। C2 हो गया, ये हो गया। और एक आपका BMS का नाम सुना होगा। हाँ, ये भारतीय मजदूर संघ करके है। और ये बेसिकली भारतीय मजदूर संघ जो है प्रतिनिधि मंडल ने नई श्रम संहिता के लेकर बात करना, जहाँ पे ESI के बारे में बात करना, PF वगैरह के बारे में बात करना, है ना, इसके बारे में चर्चा करती है ये आपसे। क्या नाम इसका है बताइए एक बार? भारतीय मजदूर संघ। अच्छा, हाँ, अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब की गई, तो भारतीय मजदूर संघ एक केंद्रीय श्रमिक संगठन है। हालांकि इसके जो स्वतंत्र सेनानी लोकप्रिय रहे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे, इन्होंने इनके जन्म दिवस 23 जुलाई 1955 को हुई थी, और उसी समय भारत में भी ये श्रम संगठन की जो है स्थापना की गई थी। सर दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी इसकी स्थापना। क्या नाम आपने बताया? दंतोपंत हाँ, ये महान विचारक थे, इनके द्वारा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, ये भी, हाँ, ये भी सही थे, ये भी सही है। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि आप दंतोपंत ठेंगड़ी का भी नाम याद रखिएगा, और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम याद रखिएगा, दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा। इन्होंने स्थापना करी थी, उसका अनुषंगिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ। चलिए ठीक है। महान एक यहाँ पर जो है विचारक के रूप में बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया भारतीय मजदूर संघ में, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनको भी नाम याद करिए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका एक और आता है, आपका हो गया बाल मजदूर संघ हो गया, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियंस कांग्रेस हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, है ना। एक हिंदू मजदूर सभा भी होगा, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, हिंदू मजदूर सभा। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1900। दिसंबर 1948। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा भी कि इन्होंने जो है हिंदू मजदूर जो सभा है, ये 24 दिसंबर 1948 में समाजवादियों के द्वारा किया गया था। ये सोशलिस्ट पार्टी है ना, सोशलिस्ट पार्टी है। भारत में कम से कम राजनीतिक और अपने व्यवहारिक ट्रेड यूनियन संघों में से एक जाना जाता है इसे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें संस्थापक में अगर हम बात करें तो बसावन सिंह थे, अशोक मेहता थे, है ना, इनकी भूमिका मुख्य मानी गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा आप अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। सर ईयर कौन सा था? आप 29 दिसंबर करिए, 29 दिसंबर 1948, 29 दिसंबर 1948, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये भी श्रम मंत्रालय से संबंधित है ना, इसको भी आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है ना। यही सब पूछा जाता है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं, यही सारा चीज़ें फिर पूछा सबकी जाता है। पार्टी बता दीजिए। सोशलिस्ट पार्टी सभी तो चल तो रहे हैं सारे पार्टीज। C2 का कौन सा था? C2 की अगर हम पार्टी की बात करें तो सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन है ये। और ये एक प्रकार से अगर हम बात करें
सेंट्रल केंद्रीय यह आपका बनेगा पब्लिक रिलेशन से संबंधित होगा। बता रहा हूँ, श्रमिक से संबंधित होगा, श्रमिक से। कम्युनिस्ट पार्टी हाँ, तो श्रम और रोजगार मंत्रियों के द्वारा ये बैठक हुई थी, तो भारतीय श्रम और रोजगार मंत्री के, ठीक है, संबंध में था। तो भारत सरकार के यहाँ पे भूमिका अहम मानी गई, जिसने काम किया था इस पर। तो इसका संबंध किससे है? भारतीय ट्रेड यूनियन का अगर हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल क्या नाम है इसका है? तो सीपीएम, मुझे नाम नहीं पता, सीपीएम लिखा हुआ है। सीपीएम पार्टी का नाम है सीपीएम, एक बार मैचिंग में आया था वही। सर कम्युनिस्ट पार्टी है सर। सीपीएम बताया था। जी सर, कम्युनिस्ट पार्टी सर, वामपंथी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है इसको, ठीक है, सीपीएम कर लीजिए, सीपीएम, ठीक है। निम्रता पद्मनाभम, ये नाम करता हूँ। C2। चलिए, तो ये आपके सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, सही, ठीक, ठीक है भाई। हाँ, लिख लो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया, C2 हो गया, AIT हो गया, फिर उसके बाद आपके पास सफिशिएंट है सर, प्योर कर रहे सारे। नहीं है तो बहुत सारे वैसे तो, हाँ इतना तो काफ़ी है। एक और अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर हो गया? नहीं हुआ ये ऑल इंडिया? हाँ जी, हाँ नहीं हुआ। अरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर आप नोट कर लीजिए, है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसकी स्थापना कोलकाता में सन 1958 में किया गया था। ये भी सोशलिस्ट यूनिट सेंटर है ऑफ इंडिया इन लेबर विंग। जी, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन एटा की है ना सर। अब उसके वर्ष के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रथम यूनियन कौन हो सकता है। रिपीट कीजिए ना। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की एक श्रमिक शाखा है, ठीक है, एक श्रमिक शाखा है। हो गया? हाँ, 26-27 अप्रैल 1958 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय UTUC की स्थापना की गई थी, ठीक है। और कौन सा बचा आपके पास? सारे हो गए? एक ना आपने नाम सुना होगा, 10-12 है सर। हाँ हला है तो बहुत सारे। एक नाम आपने सुना होगा, अच्छा एक सेवा भी है, हाँ गुड, ये भी एक है। वुमेन्स का हाँ। इकलौता है तो इम्पोर्टेंट। एक सेवा भी है ना भाई, सेवा के बारे में भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेवा भी। यदि हम इसके बारे में बात करें तो सेवा किस चीज़ को बताती है भाई, क्या चीज़ है इसका पूरा नाम? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। LR भट्ट ने स्थापना करी थी 1972। हाँ, आप ध्यान रखिए सभी लोग कि ये एक प्रकार का अगर हम बात करें तो सन 1972 में ये स्वनियोजित महिला श्रमिकों की सदस्यता के आधार पर जो है इसका राष्ट्रीय व्यापार संघ के लिए पंजीकृत किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? LR भट्ट। LR भट्ट को लिख लीजिए, LR भट्ट। चलो इलाही भट्ट लिख लो, है ना, इलाही भट्ट लिख लो, ठीक। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। सर इंदौर में इनकी शाखा भी है, अच्छा जी, चलो वहाँ काम भी किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ये थे कुछ एक ऐसे थे ऑल इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट थे, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, ये सारी चीज़ें इनफ है आपके लिए, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल।
देखिए, एक और प्रश्न आप लोगों से हो सकता है, अप्लाइड टाइप के पूछ लेता है सोशल वर्क के बारे में कि भाई सोशल वर्क के बताइए कुछ ऐसे कौन कौन सी आवश्यक कौशल हैं, कौन कौन से उसके लक्षण हैं, या ऐसे में भी सोशल वर्कर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले आप एक नाम लिख लीजिएगा, एम्पैथी। सोशल वर्क की एक अहम भूमिका है एम्पैथी में। ठीक है, सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण पहचानने के समझने की क्षमता को बताता है। इसलिए सोशल वर्कर का एक कौशल है कि सहानुभूति वाली प्रक्रिया यानी एम्पैथी वाली प्रक्रिया को समझे, भावनात्मक स्थिति और किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को समझने और अनुभव करने और प्रतिक्रिया करने के देने का जो कार्य होगा उसको सही तरीके से वो परिभाषित करे। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। एक वाक्य, एक शब्द जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। एम्पैथी को इंग्लिश ज़रूर देखिएगा, एम्पैथी वाला वो आपको ज़रूर है। दूसरा, सर सिंपल चीजें एम्पैथी से काम करते हैं ना, ऐसा कैसे है? हाँ एम्पैथी ही है आपका, मैं सिंपैथी नहीं बोल रहा हूँ, एम्पैथी ही बोल रहा हूँ, एम्पैथी बोल रहा हूँ। एक आपका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन को ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। ये भी सोशल वर्कर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौशल है सोशल वर्कर के पास। एक आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो भली भांति तरीके से आपको मालूम भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके पास रिपोर्ट, प्रलेखन, बिल, सहयोग और कई ऐसे जो क्लाइंट हैं उनके मैनेजमेंट और समर्थन के अलावा कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जहां उन्हें एक संस्था से जुड़ा रहना ज़रूरी है या एक प्रकार से आवश्यक है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का एक स्किल जो है जहां ज़रूरतमंदों को हम परिणाम देख सकते हैं उसके कि भाई क्या क्या इसके रिज़ल्ट आए, क्या नहीं रिज़ल्ट आए, उसके क्या नीड हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं और क्या संसाधन लगा सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सोशल वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, स्किल के अंदर आप उसको रख सकते हो। एक क्रिटिकल सोच होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आप कभी भी निष्पक्ष भाव से आप सोचना, अवलोकन करना, संचार करना और एकत्रित करना आप डेटा को, आंकड़े को, यानी पूर्वाग्रह रहित होने की जो प्रक्रिया बताता है आपको, वो क्रिटिकल थिंकिंग बताती है एक प्रकार से, है ना। विचार आपके पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद एक शब्द आता है एक्टिव लिसनिंग। एक प्रकार से मतलब सही तरीके से सुनना, प्रश्न को पूछना, है ना, जवाब देना उस प्रश्नों को जो क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, या आप जो क्लाइंट से पूछ रहे हैं उसका सही तरीके से आपके पास परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो एक एक्टिव लिसनिंग भी सोशल वर्क के स्किल के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद एक आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बेसिकली क्या बताता है, सामाजिक स्वयं की देखभाल की बात करना। तो समाज कार्य में मांग और भावनात्मक रूप से जो तनावपूर्ण होने वाली जो प्रक्रिया है, इसलिए हम उन गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण समझते हैं कि आपको एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलित बनाए रखने में मदद मिल सके, आपका स्वस्थ जो है मतलब एक प्रकार से सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से वो रहे। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी देखभाल सही तरीके से हो सके, कल्याण सही तरीके से हो सके और उनमें जो है सुधार लाया जा सके। तो इसलिए सेल्फ केयर को भी ध्यान रखना आप सभी लोग कि सेल्फ केयर में भी एक अहम भूमिका होती है सामाजिक कार्यकर्ता को। तो ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में ये काफ़ी भूमिका अहम निभाता है सेल्फ केयर। एक कल्चर होता है, आपने सुना भी होगा कल्चर के बारे में, है ना। कल्चर क्षमता या सांस्कृतिक क्षमता, है ना, वो होता है। उसमें अगर हम बात करें तो विविध पृष्ठभूमि से लोग आते हैं आपके पास, और आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी की सांस्कृतिक को और मान्यता को, प्रथाओं को आप सम्मानजनक उत्तरदायित्व की, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, उनकी संस्कृति का। तो ये आपके अंदर की स्किल है। सेल्फ केयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेल्फ, स्वयं की देखभाल। स्वयं की देखभाल आप यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप आचार संहिता को लेकर सोचें, और उसके हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पर क्लाइंट के हिसाब से, तो क्लाइंट के हिसाब से इस तरीके से सोचें कि उसका कल्याण किया जा सके, उसके स्वास्थ्य की देखभाल सही तरीके से किया जा सके, जो असामाजिक तथ्य हैं उसको दूर किया जा सके। ये सेल्फ केयर उस क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में होगा और आपके परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता होगी, ठीक है। उसके बाद एक आता है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब धैर्य होना ज़रूरी है। पेशेंस भी सामाजिक कार्यकर्ता की एक स्किल मानी जाती है।
प्रोफेशनल अगर हम बात करें कमिटमेंट आप कह लीजिए, है ना। प्रोफेशनल कमिटमेंट मतलब एक प्रकार से प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, सर हाँ, व्यावसायिक प्रतिबद्धता जी। वो मुझे रक्षा युक्तियाँ जो है वो फ्राइड की रक्षा युक्तियाँ 14 है और किसी ने भी दी है क्या रक्षा युक्तियाँ? ये कहाँ चल रहा है, मैं रक्षा युक्तियों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं सर मैं पूछ रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। रक्षा युक्तियाँ सिगमंड फ्राइड की ही है, ठीक है। प्रोफेशनल कमिटमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिसे अगर हम बात करें कि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक व्यावसायिक वर्कर है, एक व्यावसायिक कार्यकर्ता है, तो इसलिए जो उसको बोलना है, जो कहना है, वो नाप तोल के करे, सही तरीके से करे, है ना बातचीत। ऐसा नहीं कि कुछ झूठा आश्वासन दे दे कि भाई अगर आप ये काम यहाँ पर ये डेटा अगर मिल जाएगा हम ले लेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके की बातें नहीं करना है, मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करना है आपको और सही सारी चीज़ें बतानी है आपको। एक सोशल वर्कर की जो स्किल होती है, अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा एडवोकेसी के बारे में। एडवोकेसी एक प्रकार की वकालत कर जैसी बात करता है। तो सोशल वर्कर जो यहाँ पे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और वकालत के माध्यम से क्लाइंट और समुदाय को सशक्त बनाने की बात करता है, ठीक है, उसको सशक्त बनाने की बात करता है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया, तो ये था उसका एडवोकेसी के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखिए तो फ्रीडलैंडर ने भी समाज कार्य को कला और विज्ञान के रूप में देखा है। यंगलाट अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य व्यक्ति और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध को बताता है। कोनोप्का समाज कार्य में नैतिक मांगों की बात करता है। बीजी खेर समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य के रूप में देखता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत समाज कार्य के जो चरण होता है वो प्रवेश होगा, अध्ययन होगा, सामाजिक निदान होगा, उपचार होगा, मूल्यांकन होगा, समाप्ति होगा। उसके बाद आप चाहो तो प्रतिपुष्टि भी लिख सकते हैं। और स्थिति में व्यक्ति पर्सन इन सिचुएशन की अगर बात करता है तो उसका नाम आता है फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। व्यक्तिगत समाज कार्य के मामले में अगर संस्थापक की बात करते हैं, मैरी रिचमंड एक अहम भूमिका निभाते हैं केस वर्क में, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी। और व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत में अगर कोई नाम आता है तो बिस्टिक का नाम आता है 1957 में, जब सिद्धांत की बात करते हैं। कुल टोटल 7 सिद्धांत है इसने दिया था। इसमें आप सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो कूले का नाम याद रखिएगा, टोनिस का नाम याद रखिएगा, ये 2 ऐसे विद्वान हैं जो इम्पोर्टेंट है। और एक समनर का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। ये 3 ऐसे विद्वानों का नाम याद करके जाइएगा, हो सकता है आप इन तीनों से ही मिल जाए। मिलर तो बल्कि आप जानते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। बाकी ये 3 तो आपको मालूम होना ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों विद्वान हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जाम में। कूले का एक सामाजिकरण का सिद्धांत है, मिड का भी है, फ्रायड का भी है और दुर्खिम का भी है। कूले के बारे में आपको जानते हैं कि आत्मदर्पण का सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। जॉर्ज अगर हम बात करते हैं जॉर्ज के बारे में, जॉर्ज मिड के बारे में, तो इन्होंने एक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का सिद्धांत दिया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड के बारे में ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा, इसको ये स्टार लगा लीजिए। ये आपको मैच करने को लेकर मिल सकता है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन। अचेतन हो जाएगा एक, अर्धचेतन हो जाएगा एक, है ना, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, चेतन, ठीक। ये 3 चीज़ें आप जरूर ये जरूर सिगमंड फ्रायड का पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। 6 बातें हैं, केवल एक लाइन में कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा अवश्य, ताकि आप एग्ज़ाम में पेपर में अवश्य आएगा। देखिए इसलिए आप पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एक समाज कल्याण, देखो मैं बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। एक समाज कल्याण, प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रशासन, ठीक है, सामाजिक सुधार, ये भी 4 ऐसे शब्द हैं, 4-5 जो इनकी परिभाषा आप अवश्य समझ के जाइएगा। सामाजिक प्रतिरक्षा, इन शब्दों को आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। दुर्खिम का ये सोशोलॉजी या फिलोसफी किताब नहीं आएगी, सामूहिक प्रतिनिधान आ सकता है, इसको ध्यान रख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस्माइल दुर्खिम का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इस्माइल दुर्खिम का व मस्तिष्क का सिद्धांत, ये भी वही है। बाकी ये इन्होंने की परिभाषा है, अगर सरल से जटिल को होता जाएगा वैसे वैसे नैतिकता घनत्व भी बढ़ता जाएगा, ये इस्माइल दुर्खिम का है, ठीक है। और श्रम विभाजन का सिद्धांत 1893 में किताब लिखा था, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
और 1895 में सामाजिक तथ्य भी इम्पोर्टेंट है, आत्महत्या का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है, धर्म का प्रकारात्मक सिद्धांत भी, ये चारों बातें इम्पोर्टेंट है इसमें, चारों की चारों इम्पोर्टेंट है इसमें। मैलिनोवस्की जो है संस्कृति का वह साधन माना जिसमें अपने शारीरिक और मानसिक का अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा। तो प्रकारवादी और प्रकारात्मक प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो मैलिनोवस्की का नाम आता है यहाँ पर। तो इन्होंने 7 ऐसे आवश्यकताओं के बारे में बात की। ये 7 आवश्यकताएं याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आपसे पूछा जाएगा ये, परंतु कितनी आवश्यकताओं की बात किया है तो आप बता सकते हो। 7 आवश्यकताओं के बारे में बात की गई है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद टी पार्सन्स की बात करेंगे तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी उसी का आता है। पार्सन्स ने प्रकारवादी के 3 महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं। एक व्यापारिक सौदे बताए हैं, मूल्य मैतक बताया है, समाज एक व्यवस्था के रूप में। ये 3 ऐसे शब्द हैं प्रकारीवाद में, इसको आप ध्यान रखिएगा। शक्ति अभिजन की बात करेंगे तो मिल्स का नाम आता है। शासक अभिजन की बात करेंगे तो पैरेटो का नाम आता है। शासक वर्ग शोषित वर्ग की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। और निषेधात्मक समूह की बात करेंगे तो रिजमैन का नाम आएगा, रिजमैन का नाम आएगा। निर्जातिता की बात करेंगे तो समदर का नाम आएगा। सत्तावादी व्यक्तित्व की बात करेंगे तो एडोर्नी का नाम आएगा। और सामाजिक व्यवहारवाद की बात करेंगे तो जाजमेट का आएगा। प्राथमिक विचलन की बात करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेमर्ट का नाम, लेमर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आपको मालूम है। सामूहिक प्रतिनिधान किसका आ जाएगा, दुर्खिम का आ जाएगा। आदर्श प्रारूप किसका आ जाएगा, मैक्स वेबर का आएगा। आत्मदर्पण का कोहले का आएगा। चेतनात्मक संस्कृति की बात करेंगे सिरोकिन का आ जाएगा। यहाँ पे आप ले सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है भाई। शुद्ध प्रकारीवाद के अगर हम बारे में बात करें तो किसका नाम आएगा, मैलिनोवस्की। शुद्ध प्रकारीवाद मैलिनोवस्की। और संरचना प्रकारीवाद की बात करेंगे तो किसका नाम आ जाएगा, ब्राउन। संरचनात्मक मानव शास्त्र की बात करेंगे तो वेरी गुड, लेवी स्ट्रास। और सार्वयावी प्रकारवाद की बात करेंगे तो अगस्ट काम्टे, वेरी गुड। तो ये भी आप लोग यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ, हालांकि कोई मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आप अगर ध्यान रखना है तो आप संरचनात्मक मानव शास्त्र के बारे में ध्यान रखिए क्योंकि लेवी स्ट्रास का नाम आता है ऑप्शन में, है ना, लेवी स्ट्रास का, ठीक है। सामाजिक वर्ग TH मार्शल का है। सामाजिक प्रक्रिया CH कोहले का है ना। संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, आप जानते हैं। प्रकारात्मक सिद्धांत पार्सन्स का है। एक रेखीय विकास का सिद्धांत अगर हम बात करें तो जो है गेरहार्ड लेस्की का जूनियर एक विद्वान है, उसी का ये सिद्धांत है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। सर यही तो पूछ रहे थे उस दिन, सर ये गलत है, बहुरेखीय है इनका, एक रेखीय अगस्त काम। हाँ सर, एक रेखीय अगस्त काम उल्टा लिखा है ये। ओके 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 ओके, हो सकता है। एक रेखीय विकास का सिद्धांत किसका है, अगस्त का। बहुरुचि अगस्त काम्टे का है। ओके ओके ओके, नहीं कुछ क्वेश्चन में आप ही ने बताया है कि एक रेखीय सिद्धांत अगस्त काम्टे का है। ओके हाँ, एक रेखीय ही है अगस्त काम्टे का, लिखा तो देख लिया मैंने। हाँ, सर, एक रेखीय विकास का सिद्धांत। हम पहले इसको सही मान रहे थे सर, पर बाद में फिर ये पता चला। हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। अगस्त काम्टे आप कर लीजिए, है ना, अगस्त काम्टे कर लीजिए, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में हमें देखने को मिलते हैं भाई, ऐसे में तो एक रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत देखने को मिलता है। जो एक रेखीय की बात हो रहा था, अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन और वेबलिन, 4 लोगों का नाम आता है। लेस्की जूनियर का भी नाम होना चाहिए वैसे, चलो कोई नहीं। सर चक्रीय सिद्धांत में किसका आता है सर, एक बार रिकैप कर दीजिए। सेरोकिन, पैरेटो, टर्नबी, टर्नबी, स्पेगलर, ठीक है, याद हो गया, कर लिया। हाँ सर, हाँ। चलिए, हो सकता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलो ये हो गया आपका समाप्त यहीं पे। तो अभी 1 घंटे आधे घंटे बाद हम लोग फिर एक क्लास लेंगे।